कर्ण पिशाचिनी साधना। तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कभी न कभी सुना ही होगा। क्या होती है ये साधना और कैसे की जाती है? बहुत लोगों का ये भी मन करता होगा कि क्यों ना हम भी इसको ट्राई किया जाए। बेसिकली जो ये सारी साधनाएं होती हैं ना, ये बोलने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको इतना करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और ये एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होता है, जो कि किसी अघोरी या तांत्रिक जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उनके पास इन सब चीज़ों की शक्ति होती है, वो ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी भी इसे अपने पास बुलाने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम क्या हो सकता है वो हम आज की इस स्टोरी से जानेंगे। तो चलिए ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी अंदर से इस कहानी को समझते हैं और सुनते हैं। बात है सन 2013 की, और ये कहानी सार्थक नाम के एक लड़के से जुड़ी हुई है, जो कि इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके घर पर इनके मम्मी, पापा और सार्थक 3 ही लोग रहते थे। इनकी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके पापा एक पॉलिटिशियन थे, जो कि अच्छे खासे रिच फैमिली थी इनकी, और इनका घर भी अच्छा खासा था, सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जो सार्थक था वो घर में बहुत ही शाई लड़का था, मतलब बिल्कुल शर्मीला सा, ना किसी से बात करता, ना किसी से मिलता, ना जुलता। कभी भी कहीं पर भी उसको जाने का मन नहीं करता था, और उसका हर जगह मजाक उड़ाया जाता था। वो हमेशा से अकेले रहता था, उसका कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी उसके नहीं थे, और वो कहीं पर भी जाता तो लोग उसको बुली करने लगते थे। इसलिए उसने आना जाना ही मन बना कर दिया था हर जगह से। और वो लेकिन पढ़ाई करने में थोड़ा ब्रिलियंट था, उसके हमेशा से अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता था और वो अपने रूम में ही पढ़ाई किया करता था। लेकिन हर जगह से बेइज्जती होने के बाद एक दिन उसके पापा ने भी उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया और बोल दिया कि तुझसे अच्छा तो हमारे घर में कोई लड़की ही पैदा हो जाती। बेसिकली ये लोग एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो सार्थक था इसका बिल्कुल भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही पापा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ, और ना ही इन सारी किसी चीज़ों में। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मी लड़का था, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। वो किसी से भी नहीं मिलता था। तो एक दिन वो स्कूल गया, और इसका स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, काफ़ी महंगा स्कूल था, और इसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था विकी, जो इसको बहुत ज़्यादा समझता था और हमेशा इसका साथ देता था। बस एक ही फ्रेंड था इसका जो हमेशा इसके साथ रहता था, और वो जब भी देखता था कि सार्थक का मुंह लटका हुआ है तो वो हमेशा समझाता था कि अरे यार, ये सब तो लाइफ है, चलता ही रहेगा, तो क्यों परेशान है, इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होते। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता था तो विक्की उसको हमेशा समझाता था। बात है 2013 के दिसंबर में। सार्थक के स्कूल में एक इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, और जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा बड़े ग्राउंड के अंदर कंडक्ट किया गया था। उस समय सार्थक की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था प्रिया, और वो उसी के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो उससे एक क्लास छोटी थी, और वो भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने ही आई थी। प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सार्थक की नज़र प्रिया से हट ही नहीं रही थी। प्रोग्राम एंड हो गया और सब लोग अपने घर जाने लगे। तो प्रिया भी अपने घर जाने के लिए स्कूटी निकाल रही थी, और
अचानक से उसकी स्कूटी स्किड कर गई और प्रिया वहीं पर गिर गई। ये देखकर सार्थक फटाफट दौड़ा और उसकी स्कूटी उठाई। तभी उसने देखा कि प्रिया के पैर में से ज़ोर से खून निकल रहा है। उसने विकी से तुरंत बोला, अरे विकी विकी जल्दी आ यार, इससे खून निकल रहा है, इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। उसने किसी तरह एडजस्ट किया, ऑटो बुलाया और उसको बैठाया और लेके गए। उसको डॉक्टर को दिखाया, उसको स्टिचेस करवाए, पट्टी वट्टी बंधवाई। उसके बाद वो दोनों दोस्त बन चुके थे और अक्सर ही स्कूल में साथ में बैठना, बातचीत करना, कैंटीन में जाना, ये सब होता था। ये लोग अच्छे खासे फ्रेंड हो चुके थे और नंबर भी इनका एक्सचेंज हो गया था। प्रिया को ये लगने लगा था कि सार्थक उसको लाइक करता है और ये लोग 2014 में, जो कि मोस्ट रिलेशंस में होता है, ये रिलेशनशिप में आ गए थे और ये उस समय 10th क्लास के अंदर आ चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब सार्थक बहुत हैप्पी फील करने लगा था क्योंकि उसकी लाइफ में कोई आ चुका था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकता था और वो उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। लेकिन स्कूल की रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये आप सबको भी पता होगा। प्रिया ने अब ये देखा कि ये बहुत शर्मीला लड़का है, तो उसने भी अब उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उसने भी अब उससे बातचीत करना कम कर दिया था। ये चीज़ सार्थक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो प्रिया के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी, लेकिन प्रिया भी अब उससे दूर जा रही थी। वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा खासा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से सार्थक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और वो 7-8 घंटे बस किताब लेकर ऐसे ही बैठा रहता था और जिसकी वजह से उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गए। जहां वो 80-85% लेकर आता था, हाई स्कूल में उसकी परसेंट 61% आ चुकी थी, जिससे सार्थक को तो बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा था। उसके घर वालों ने भी उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी। अब सार्थक की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसके दिमाग में हर समय प्रिया ही घूमती रहती थी। एक वही थी जिसके साथ वो हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब वो भी जा चुकी थी। कुछ ही दिन बीतने के बाद विकी ने सार्थक से बोला, चल हम कहीं बाहर चलते हैं और अब हम IIT JEE की तैयारी करेंगे और तू वहाँ जाकर सब भूल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। दोनों ने डिस्कशन किया आपस में और डिसाइड किया कि अब वो कानपुर जाके JEE की तैयारी करेंगे और वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए। इस समय वो 11th क्लास में एडमिशन ले चुका था। कानपुर में ही उन्होंने कोचिंग में एडमिशन लिया। दोनों के हॉस्टल अलग थे और अब उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन सार्थक के दिमाग में तो एक ही भूत घूम रहा था, वो था प्रिया से कांटेक्ट करने का, क्योंकि प्रिया का नंबर अभी भी उसके पास था। प्रिया ने अब उससे बात करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था, जिसके चलते सार्थक, उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसने कि कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना कि अगर आप कर्ण पिशाचिनी की साधना करो तो कर्ण पिशाचिनी की साधना अगर सक्सेस हो जाती है तो आप जो भी चाहो वो सब आप पा सकते हो। आपके लिए वो सब कुछ कर देती है। वो आपके कान में आकर सारी चीज़ें बता देती है। अब उसका पढ़ाई जो थी उससे मन हटके इसी साधना पे उसका दिमाग लग चुका था और उसका टाइम इन्हीं सारी चीज़ों को ढूंढने के ऊपर पूरा दिन निकलता था। अब उसने हॉस्टल के रूम से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि वो हॉस्टल में अकेला रहा करता था और यही सब करता था। धीरे धीरे उसको अब शराब पीने की आदत लग चुकी थी। वो दिन रात विस्की पिया करता था और एक
दिन तो इतनी ज़्यादा विस्की उसने पी ली थी कि उसके बिल का खर्चा 40,000 रुपये आ गया था। उसने इतनी ज़्यादा एक महीने में विस्की पी ली थी। उसके पापा वापा अच्छे खासे रिच थे, तो इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चला। एक दिन विकी सोचता है कि लाओ, बहुत दिन हो गए हैं, सार्थक से मिलकर आता हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान था कुछ दिन पहले वो। विकी आया तो जैसे ही उसने रूम में वो घुसा, उसके होश उड़ गए। उसने क्या देखा कि सार्थक बेड पर लेटा हुआ पड़ा है और उसके रूम के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बोतल। और उस सार्थक को लगभग 104 डिग्री के आसपास का फीवर था। उसने उसको उठाया और बोला, सार्थक कैसे है, क्या हो गया, क्या हो गया, बुखार है क्या तुझे? सार्थक ने बोला, हाँ यार बुखार चढ़ा है। सार्थक को वो लेके गया, विक्की हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके घर पर उसके पापा को फ़ोन किया कि अंकल, सार्थक की तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि सार्थक को डेंगू हो चुका है। अब उसको आईसीयू में एडमिट करना होगा। सार्थक के पेरेंट्स भी अब वहाँ से निकल चुके थे, तो विक्की ने सोचा कि अगर सार्थक के पेरेंट्स उसके हॉस्टल में जाएंगे तो उसकी सारी जो बोतलें हैं वो सब देख के बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी उसको। कुछ भी हो, लेकिन जो विक्की था उसने एक सच्चे दोस्त का फ़र्ज़ निभाया और उसने सार्थक का सारा रूम, जो बोतल वगैरह सब कुछ साफ़ कर रहा था। साफ़ करते करते उसने देखा कि उसके बेड के नीचे बहुत सारे कागज़ पड़े हुए हैं जिसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और उन मंत्रों के ऊपर खून की बहुत ज़्यादा बूंदें पड़ी हुई थीं। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। सार्थक 11 दिन तक आईसीयू में गुजारा। उसके बाद उसको उसके घर होम टाउन रेफ़र कर दिया गया। अब उसकी तबीयत ठीक हो चुकी थी और विक्की अभी भी कानपुर में ही था और सार्थक अब घर आ चुका था। विक्की को ये बात पता थी कि सार्थक की लाइफ से प्रिया जा चुकी है और वो उस दुख को झेल नहीं पा रहा है। उसने सार्थक को कॉल किया और बोला, क्या यार तू क्या कर क्या रहा था? तेरे रूम से तो बहुत ज़्यादा मुझे कागज़ के टुकड़े जिस पे खून पड़ा हुआ था, उस पे मंत्र लिखा हुआ था, तू कर क्या रहा था? तू मुझे बता, तू कर क्या रहा था? तो सार्थक ने ये बात सुनी और वो बिल्कुल एकदम चौंक सा गया कि अरे इसे कैसे पता चल गया। उसने बोला, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या तू बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई मंत्र वंत्र नहीं था, वो किसी बुक का पन्ना फट के रख के गिरा होगा। अब जो है वो सार्थक घर पे ही अपने प्रयागराज में ही रहने लगा था और उसका 11th क्लास क्लियर हो गया था। अब वो 12th के पेपर में आ चुका था, 12th की क्लास में। और ये सब होते होते अभी भी वो प्रिया को भूल नहीं पा रहा था और वो उसी साधना के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने सोचा कि मैं अब पढ़ाई पर ही ध्यान देता हूँ। उसने बहुत मेहनत की और 12th में उसके 89% के आसपास आ गए, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में हमेशा प्रिया ही चलती रहती थी, प्रिया ही घूमती रहती थी। प्रिया का अब तो नंबर भी चेंज हो गया था और उसका अब कुछ भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। सार्थक पढ़ाई में तो अच्छे नंबर ले आया था घर की डांट खाने से बचने के लिए, लेकिन उसका जो दिमाग था ना, वो अब किसी से भी बात करने का नहीं करता था। वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता था। विकी जो उसका एक दोस्त था वो भी अब उससे बहुत दूर हो चुका था और वो कानपुर में था। सार्थक बहुत ज़्यादा अकेला रहने लगा था और उसका घर काफ़ी बड़ा था, तो नीचे से जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जो इनकी टेरेस थी, वहाँ पर एक रूम था जिसमें सार्थक खुद अकेला रहता था। अब उसे लगा कि उसने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है, अब वो ये साधना करके ही रहेगा। उसने साधना करने का बहुत तरीका ढूंढा, इंटरनेट पर रिसर्च की, उसने कहीं से पता चला और उसने डार्क वेब खोला।
वहाँ से उसने इस साधना के बारे में पता किया, लेकिन अभी भी उससे हो नहीं पा रही थी। वो रोज़ प्रैक्टिस करता, लेकिन अभी भी उससे ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी। वो इसी साधना के चक्कर में अपने घर पर झूठ बोला कि मैं कोलकाता घूमने जा रहा हूँ, और घर वालों ने भी सोचा कि हाँ, जाने देते हैं इसको, क्या पता बाहर जाए, इसका मूड थोड़ा सही हो जाए। वो बंगाल गया, वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिकों से बात करी, पैसे दिए और विधि सीखी कि कैसे कर्ण पिशाचनी को बुलाया जाता है, और ये रोज़ प्रैक्टिस कर रहा था। तो उन्हीं तांत्रिकों में से किसी ने बताया कि जो दिवाली का दिन होता है वो अमावस्या का दिन होता है, और उस दिन सिद्धियां जो होती हैं वो सफल हो जाती हैं। दिवाली का दिन आया, सारे घर वाले घर पे ही थे और सारे लोग अपने पेरेंट्स के घर गए थे, मतलब दादा दादी चाचा चाची, अपने जो रिलेटिव्स के घर इन सार्थक के मम्मी पापा जा रहे थे। और उन्होंने सार्थक से भी बोला चलो तुम भी चलो, लेकिन इसने जाने से मना कर दिया और कहा नहीं, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा और मैं घर पे ही रहना मुझे पसंद है, आप लोग जाइए। तो उसके पापा ने सोचा कि हाँ ठीक ही है, ये घर पर ही रहे तो ज़्यादा सही है, वैसे भी ये जाएगा फालतू में बेइज्जती ही करवा के आएगा। उसके पापा उसको उतना नहीं समझते थे, उसकी मम्मी को दुख होता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब सार्थक घर पर बिल्कुल अकेला हो चुका था और उसने सोचा कि अब उसके पास बहुत सही मौका है। अब रात हुई और दिवाली की रात वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। दिवाली में रात में सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब आपस में मिलने आते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो विकी भी घर पर आया हुआ था और उसने सोचा कि अब चलो बहुत दिन हो गया सार्थक से नहीं मिला हूँ, इसी बहाने सार्थक से भी मिल लेता हूँ। वो आया, सार्थक के घर पर बेल बजाने लगा और आधा घंटा बेल बजाने के बाद में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है। उसने बहुत बार कॉल की सार्थक को, लेकिन उसका फ़ोन उठ ही नहीं रहा था। परेशान होकर उसने सार्थक के पापा को फ़ोन किया और कहा अंकल आप लोग कहाँ हैं, फ़ोन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, मैं 30-40 मिनट से बेल बजा रहा हूँ। सार्थक के पापा ने कहा बेटा हम लोग तो घर से दूर आ चुके हैं, सार्थक घर पर है, तुम उसको फ़ोन कर लो और वो घर पर गेट खोल देगा, सो गया होगा। तो विकी ने बोला ठीक है अंकल, लेकिन ये करने से पहले वो कई बार फ़ोन कर ही चुका था, क्योंकि पापा के पास तो बाद में ही सब लोग फ़ोन करते हैं, पहले तो अपने दोस्त के पास ही फ़ोन करते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद गेट नहीं खुला तो विकी का दिमाग घूमा और उसे लगा कि कहीं सार्थक कोई गलत चीज़ में तो नहीं फंस गया, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, उसने नस तो नहीं काट ली। ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। तो जो सार्थक का घर था इसी के बगल एक और लड़के का घर था जिसका नाम था शुभम। और शुभम ऐसा लड़का था जो इनकी कॉलोनी के आसपास का ही था, बगल का ही था, और पहले इन लोगों के साथ खेलता था वो भी। तो शुभम की और सार्थक की उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन पड़ोसी होने के नाते ये दोनों आपस में कभी ना कभी बातचीत कर लेते थे। सुमित का घर और सार्थक का घर बिल्कुल सटा हुआ था और सुमित की छत और सार्थक की छत बिल्कुल सटी हुई थी। सुमित की छत पर से शुभम की छत पर से सार्थक के घर में आराम से आया जा सकता था और वहाँ से उतरकर सार्थक के घर में बिल्कुल आया जा सकता था। विकी पहुँचता है और शुभम से बोलता है कि यार सार्थक दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्या हुआ यार, चल एक बार देखते हैं। विकी भी घर के बाहर ही निकला हुआ था और पटाखे दगा रहा था। उसने बोला चल चल ठीक है, करके देखते हैं कि क्या हो गया। दोनों अपनी जो शुभम की छत क्रॉस करके सार्थक की छत पर आए और उसके घर में काफ़ी लॉन था, तो सीढ़ी लगी हुई थी एक जो टेरेस से सीधे लॉन में आती थी। दोनों वहाँ से उतरे और देखे 3rd फ्लोर पर जाकर तो सार्थक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दोनों जैसे ही उसके कमरे में एंटर किए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने देखा कि सार्थक बेड पर लेटा हुआ था। बेसिकली लेटा हुआ नहीं था,
मतलब वो बेड से जैसे कोई आधा गिरा हो, पैर उसके ऊपर थे, सर उसका नीचे था। वो मतलब बीच की पोजीशन में था, ना वो बेड पे था ना वो ज़मीन पे, वो लेटा हुआ था और वो बिल्कुल नंगा था। उसने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसके हाथ में बहुत सारे जगह से खून ही निकल रहा था, खून निकल रहा था, खून निकल रहा था। बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे उसके हाथ पे, हर जगह पे उसके हाथ पे जैसे कि ब्लेड से कोई ऐसे ब्लेड से मार मार के कट लगा हो, वैसे उसके बहुत सारा कट लगे हुए थे। एक पेपर था जिस पर बहुत ज़्यादा मंत्र लिखा हुआ था और उस पर बहुत ज़्यादा खून के छींटे थे और वो बिल्कुल नंगी अवस्था में वहाँ पर लेटा हुआ था। वो दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सार्थक को क्या हो गया। वो दोनों सार्थक के पास गए और उसे उठाने लगे। उसके हर जगह से जो ब्लड निकल रहा था वो अब सूख चुका था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कट मार चुके थे और बहुत देर से वो शायद इन सब चीज़ों को ट्राई कर रहा था। दोनों ने मिलकर सार्थक को उठाया और बोला, अरे तू क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा है तू। दोनों उसको लेके गए, उठाए, उसका मुंह धुलाया, उसको नहलाए और उसको कपड़े पहनाए। तो जब सार्थक होश में आया तो उसने बोला कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा सर पकड़ा हुआ है और मेरे कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बेहोश था लेकिन हल्का सा होश में था, मतलब जैसे कोई ऐसे नींद से किसी को उठा दे तो इंसान वैसे रहता है ना, वैसे ही वो उस समय था, उसी कंडीशन में। तो दोनों दोस्त परेशान थे लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। दोनों कहा चलो ठीक है, अब इसका तो कपड़ा वपड़ा पहना दिए, सब कुछ दवा ववा लगा दिए हैं। अब ये दोनों ने बोला ठीक है सार्थक, तुम अब आराम करो, हम जाते हैं और कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना। सार्थक ने भी बोला कि ठीक है। विक्की और शुभम से कहा ठीक है तुम दोनों जाओ और मैं क्या बोलते हैं मैं आराम करता हूँ। तो सार्थक सोने जा रहा था, उसने बोला यार एक हेल्प कर दो तुम दोनों। तो उन्होंने बोला क्या। बोला कि जितने भी खून पड़े हुए हैं और जितने ये कागज़ वागज़ हैं सबको हटा दो यार, नहीं तो मेरे घर वाले आएंगे तो देखेंगे, कहेंगे मुझे बहुत मारेंगे। तो दोनों ने मिलकर सफाई करी, विक्की ने भी सारा सब कुछ हटाने लगा, खून उन पोंछने लगा। जो दूसरा दोस्त था सुमन, उसने जितने भी कागज़ वहाँ पड़े थे सबको उठाकर उसमें आग लगा दी। जब वो उसमें आग लगा रहा था तो उस समय सार्थक शुभम को बहुत बुरी तरह से घूरे जा रहा था। ऐसा घूर रहा था जैसे कि शुभम उसके साथ क्या कर रहा हो। बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो चुकी थी उसकी और वो शुभम को एक टक ऐसे घूरते जा रहा था। शुभम अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा। उसने कहा चलो यार वापस चलते हैं, और जिस रास्ते से ये दोनों आए थे शुभम और विक्की, वो दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगे। उनके घर बिल्कुल सटे हुए थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शुभम उस रास्ते से हमेशा आता जाता था, लेकिन आज जब वो पार कर रहा था बाउंड्री, वो वहाँ से नीचे गिर पड़ा और उसकी सर जो था, उसका जो सर था वो फट चुका था। उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। उसके 8 टाँके लगे सर में और उस दिन के बाद से उसने सार्थक से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके अंदर एक अजीब सा डर हो गया था। दोस्तों अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इन दोनों के जाने के बाद सार्थक को ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि जैसे उसके पास कोई है, किसी ने जैसे कि उसके कंधे पर अपना सर रखा हुआ है और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कि उसने क्या किया है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसे हर टाइम ऐसा फील होता था जैसे किसी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसके साथ चल रहा है और उसके कान में कोई कुछ बोलना चाहता है। अब सार्थक की आदत बिल्कुल बदल चुकी थी। जो सार्थक बिल्कुल सहमा सा रहता था, अब वो बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता था। कोई बात सुनता भी नहीं था और सबके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता था। और उसे अब शराब के साथ मांस और मीट खाने की बहुत ज़्यादा आदत लग गई थी।
वो अपने घर से छुपा कर रात मरलाकर ढेर ढेर सारा मांस खा जाता था और दोनों टाइम विस्की पीना और मांस खाना यही उसका खाना हो चुका था। उसने खाना पीना बंद कर दिया था और वो घर पर यही बोलता था कि मैं बाहर खाने जा रहा हूँ, और उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लगा था। जब उसे मांस ना मिले तब वो कच्चा मांस भी खाने लगता था दुकान से लाकर, जब वो बनवा नहीं पाता था उसको। तो अब वो कच्चे मीट को खाने लगता था और उसके पास से अब अजीब सी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, कोई उसके साथ बैठ रहा हो। उसकी तबीयत हल्की हल्की से अब ख़राब रहने लगी थी। उसके पास अगर कोई भी लड़की आती, मानो वो छोटी लड़की ही क्यों ना हो, उसकी भी तबीयत अब सार्थक के पास आने से ख़राब होने लगती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ, बहन, कोई भी रिश्तेदार, दूर की बहन कोई भी आती थी तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। सब ने अब सार्थक के पास आना बिल्कुल छोड़ दिया था। सार्थक को सपने में ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ सेक्स कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो उसका बिहेवियर अब बहुत चेंज हो चुका था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ आई और उससे गले लगकर रोने लगी। सार्थक को ये अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तभी उसको अंदर से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी और उसने माँ को ढकेल दिया। माँ को ये देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और वो उस दिन सीढ़ी से उतर ही रही थी कि उनके पैर जो था सीढ़ी से सरक गया और उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोटें आ गई और उनको अब फ्रैक्चर हो चुका था। ये सब देखकर सार्थक को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ थी और अपनी माँ से वो दूर नहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि अब जो थी कर्ण पिशाचनी वो सिद्ध हो चुकी थी और वो सार्थक के पास अब किसी को भी नहीं आने देना चाहती थी। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसका वेट अब 110 किलो हो चुका था। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे कि उनका एक ही लड़का है, ऐसा रहेगा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था, इनके पापा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो अच्छी खासी उनकी मतलब जान पहचान रहती है। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने पंडित थे। एक तरह से वो अघोरी पंडित थे जो कि बनारस के घाट पर रहते थे। वो नॉर्मल पंडित नहीं थे कि वो पैसों के भूखे हों। वो पंडित, उनके बारे में बहुत बातें कहा जाती थी कि वो, उनके पास बहुत ज़्यादा सिद्धियां हैं। इन पंडित को बुलाने से पहले जब सार्थक के पापा ने इस पंडित जी को बुलाने के बारे में सोच ही रहे थे कि पता नहीं कैसे सार्थक को पता चल गया कि कोई आने वाला है और उसने मन ही मन बोला, अच्छा तो उसको बुलाएगा, अबे तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। उसके पापा कहीं जा रहे थे और उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ कि कार 3-4 बार रोल खाकर नीचे गिरी और उनके पापा जो थे वो बिल्कुल मौत के मुंह से निकल आए। और हाँ, सोचने वाली बात यह है कि इस कार में सार्थक भी बैठा था जिसको एक खरोच तक भी नहीं आई थी। वो उसको लेकर एक मंदिर जा रहे थे, हनुमान जी के मंदिर। उस कर्ण पिशाचनी वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई मंदिर लेकर जाए, इसीलिए उनका एक्सीडेंट हो चुका था। सार्थक के पापा ने उन गुरुजी से बात की थी। गुरुजी ने फ़ोन से कहा कि मुझे अपने लड़के से बात कराओ। तो उन्होंने सार्थक से फ़ोन पे बात की और पूछा, बेटा कैसे हो? तो सार्थक ने बोला, ठीक हूँ। उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे किसी फूल के बारे में सोचने के लिए कहूँ तो तुम सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सा फूल आ रहा है? सार्थक ने जवाब दिया, पोस्त का फूल, मतलब अफीम का फूल। गुरुजी ने और भी 2-4 चीज़ें पूछी और उसके बाद उन्होंने उसके पापा से कहा कि मैं आने वाला हूँ आपके घर। जैसे ही गुरुजी घर के अंदर आए तो सार्थक को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से।
गुरुजी अंदर आए और सार्थक के कमरे में गए और देख कर ही समझ गए कि यहाँ पर कुछ और है। उन्होंने बोला कि कोई पा नाम की लड़की थी जिसके कारण ही आपके लड़के ने ऐसा कुछ किया है। तो सार्थक के पापा ने सारी चीज़ों से पता लगाया, विक्की से बात की कि क्या हुआ है इसकी लाइफ में। उनको पता चला कि कोई लड़की आई थी जो कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया। और उसके बाद से गुरुजी ने सार्थक के कमरे में गए और उन्होंने अपने कमंडल में से एक भभूत निकाली और उसके मतलब गोला बना दिया और कुछ मंत्रों का उपयोग किया। तो कुछ ही देर बाद सार्थक के पीछे से 2 पैरों के कदम उसी भभूत के अंदर घूमने लगे और वो घूमते 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 उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये देखकर सार्थक बिल्कुल हैरान हो चुका था कि ये किसके पैरों के निशान हैं जो चल रहे हैं उसके बगल बगल। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने और भी मंत्रों का जाप किया और अब देखा कि वो जो 2 पैर थे वो अब 6 पैर हो चुके हैं। मतलब 2 पैर और 2 पैर अब किसी और के हैं। और वो जो 4 पैर थे वो उस 2 पैर को घसीट कर, जैसे कोई ज़मीन में किसी को घिसराते हुए ले जाता है ना, ऐसे लेकर जा रहे थे। पूरे कमरे में भभूत फैली हुई थी तो घिसराने का ऐसे निशान बनता चला जा रहा था। जैसे 2 पैर को कोई ऐसे घसरा के ऐसे लेके जाते उसके पैरों के निशान बनते हैं ना, उसी तरह लेकर जा रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद गुरुजी ने सार्थक से पूछा, बेटा मुझे सारी बात बताओ। तो सार्थक ने एक एक बात उनको बताई और अब उसे थोड़ा हल्का फील हो रहा था। गुरुजी ने बोला कि बेटा तुमने कर्ण पिशाचनी साधना कर ली, ये कोई आम साधना नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिद्धि की आवश्यकता होती है। तुम्हारे भाग अच्छे थे कि तुम्हारे पापा मुझको जानते थे और मैं इन साधनाओं के बारे में जानता हूँ अच्छे से। मैंने इसे कंट्रोल कर रखा है, वरना ये कोई आम साधना नहीं है और ये किसी आम तांत्रिक के बस की बात नहीं है। उस दिन के बाद से सार्थक ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि उस बारे में उसके पापा को ना बताया जाए और गुरुजी ने भी नहीं बताया। और उस दिन के बाद से 15 से 20 दिन तक उसके घर पे पूजा हुई और हनुमान जी का सुंदर कांड और हनुमान चालीसा लगातार 7-7 8-8 घंटे जापी गई। अब सार्थक बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो अपने पापा के बिज़नेस को संभाल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो साधनाएं होती हैं ना, ये आम इंसान के लिए नहीं होती है और इन सब चीज़ों को सुनना ही चाहिए, कभी अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। गुरुजी ने सार्थक से ये भी बोला था, अगर तुम मुझे ना बुलाते ना तो तुम्हारे घर में एक भी कोई इंसान जिंदा ना बच पाता। तो दोस्तों, इन सारी साधनाओं के बारे में सुनिए, लेकिन इसे अपने ऊपर अप्लाई मत करिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप सभी को एक सीख मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय।